Hello everyone. So today we're gonna learn about leadership in the chapter directing. Leadership means influencing people. यहाँ इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ फुल एंथुजियाज्म के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करें. नाउ यू मे थिंक कि मोटिवेशन में भी तो यही होता था, बट मोटिवेशन एंड लीडरशिप बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है. मोटिवेशन में एक पर्सन का काम करने के पीछे मोटिव होता था, जैसे कि मनी अर्न करना, स्टेटस अर्न करना, रिस्पेक्ट गेन करना, या फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना, या लोगों किसी दूसरे फैमिली मेम्बर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए करना. बट लीडरशिप क्या होता है कि लीडरशिप में पर्सन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो पर्सन खुद से वॉलंटरली इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो चाहता है कि वो वर्क करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, महात्मा गांधी वाज अ क्रिस्मेटिक लीडर. जब आज़ादी से पहले उन्होंने वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को इन्फ्लुएंस किया था विद हिज थॉट्स, विद हिज गाइडेंस. उन्होंने गाइड किया था कि क्या किया जाए जिससे हमारा देश आज़ादी पा सकते हैं. अकेले गांधी जी कुछ नहीं कर सकते थे, राइट. उनके साथ सपोर्ट था. तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ इन्फ्लुएंसर. तो इससे हमें ये समझ आता है कि लीडरशिप क्वालिटी एक तो हर किसी में नहीं होती, एंड सेकेंडली बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है अगर हम चाहते हैं कि एक बिज़नेस में सक्सेस आए, एक वर्ल्ड में चेंज आए, या किसी कंट्री में चेंज आए. In the words of Kuntz and O'Donnell, leadership may be defined as the ability to exert interpersonal influence by means of communication toward the achievement of a goal. It means कि leadership का मतलब है interpersonal influence के थ्रू, यानी कि interpersonal आपस में बात करके एक influence लाना, change लाना. और ये चेंजेस कैसे आएंगे? बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लीडर एक कम्युनिकेशन का यूज़ करता है और आपस में चेंजेस लाता है, और ये चेंजेस ऐसे होते हैं जो गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं. और इफ़ वी से इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव. लीडरशिप का मतलब है कि पीपल को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो खुद से अपनी इच्छा से म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चाहे. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन जो है काम तो कर रहा है, कि एम्प्लॉय तो काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि पता है उससे सैलरी मिलेगी, उसे पता है अगर वो अच्छा काम करेगा बोनस मिलेगा. फिर एक लीडर की क्यों ज़रूरत है? लीडर की इसलिए ज़रूरत है ताकि एक एम्प्लॉय बोनस और सैलरी से आप पोकर सोच सके. वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए कि येस, ही फाइंड द वे ऑफ हिज लाइफ, और वो उसे अपना पर्सनल वर्क समझकर अपना 100% दे, फुल कैपेसिटी दे. लेट्स रीड सम फीचर्स ऑफ लीडरशिप. फर्स्ट इज़ इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. लीडरशिप एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इसमें एक पर्सन के अंदर इन्फ्लुएंस छोड़ा जाता है, यानी कि एक प्रभाव छोड़ दिया जाता है. एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज स्टार्ट डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली with their full capacity. Leadership is a behavior changing process. It has the power to change the behavior of their follower. Because यहाँ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी सोच को बताया जा रहा है. इस तरीके से प्रभावित वैसे बताया जा रहा है कि सेकेंड पर्सन क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो रहा है. कुछ कंपनीज और उनके ग्रेट लीडर्स के बारे में बताया गया है. माइक्रोसॉफ्ट के जो लीडर है बिल गेट्स, रिलायंस इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी, इन्फोसिस नारायण मूर्ति. इवन जब इन्फोसिस से नारायण मूर्ति को हटा दिया गया था, उन्हें इस पोस्ट से रिलीव किया गया था, तब इन्फोसिस की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी. सो ये एक बहुत ही अच्छे लीडर्स के एग्जांपल है यहाँ पर. टाटा, JRD टाटा, विप्रो, अजीम प्रेमजी. थर्ड फीचर इज़ लीडरशिप इज़ इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. इंटरपर्सनल मीन्स आपस में रिलेशन है इनका. देखो, लीडर जैसे बताया गांधी जी के अगर फॉलोअर्स ना होते, अगर उनके पास सपोर्ट ना होता तो ये आज जो इंडिपेंडेंस है वो ना होती मे बी. तो वैसे लीडरशिप में फॉलोअर्स का होना बहुत ज़रूरी है. फॉलोअर्स आर द वन हु फॉलोज यू, हु गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर आइडियाज़. दैट इज़ वाई लीडरशिप इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. फोर्थ इज़ अचीव्स कॉमन गोल. मेन मकसद जो होता है लीडर का और फॉलोअर का वो एक ही होता है कि गोल को अचीव करना. एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, सो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाता है. एंड द फिफ्थ वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार लीड कर दिया, गाइड कर दिया और उसके बाद ये बात ख़त्म हो जाती है. लीडरशिप कंटिन्यूसली चाहिए होता है, हर स्टेप पर चाहिए होता है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल.
But in our book, only 3 types of styles are covered, that is autocratic, democratic, and laissez-faire leadership style. Autocratic leadership style is leader-centered style. इट मीन्स यहाँ सब कुछ लीडर के कंट्रोल में होता है. लीडर जैसे कहता है वैसे ही एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, उसके ऑर्डर सब मानने पड़ते हैं. लीडर अपनी कोई भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं करता, वो सब अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है एंड एम्प्लॉयज़ को वही वर्क करना पड़ता है जैसे कहा जाता है. अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो आपने हिटलर और नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा. तो दे ऑल्सो अडॉप्टेड autocratic leadership style. Features of autocratic leadership styles are centralized authority. In this style, the manager do not share authority, do not share his responsibility with any other. He take all the authority in his own hand. Second is single man decision, because all authorities are in hand of manager. So that is why he take all the decisions. Third is wrong belief regarding employees. जो ऐसे पर्सन होते हैं उन्हें लगता है कि ह्यूमन शर्कर्स होते हैं, वो कामचोर होते हैं, वो अपने आप कुछ नहीं करके राजी, तो उन्हें प्यार से नहीं, इन्हें पनिशमेंट से ही सुधारा जा सकता है. सो दैट इज़ वाई नेगेटिव मोटिवेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन, एंड डेफिनेटली उनके आइडियाज़ कंसिडर नहीं किए जाते. फोर्थ वन इज़ ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इन दिस स्टाइल कम्युनिकेशन सिर्फ ऊपर से नीचे होता है. ऊपर से ऑर्डर नीचे की तरफ आते, नीचे से ऊपर कोई सजेशन नहीं मांगा जाता, कुछ पूछा नहीं जाता कि ठीक है या नहीं है. बस जो ऑर्डर फ्लो हुआ है टॉप साइड से डाउन साइड, वो ही फॉलो किया जाएगा. ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ देयर. लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. फर्स्ट इज़ क्विक एंड क्लियर डिसीजन, बिकॉज डिसीजन एक ही पर्सन ने लेना है तो बहुत ही क्विकली डिसीजन ले लिया जाता है. सेकेंड इज़ सेटिस्फैक्ट्री वर्क, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़, सब वर्कर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहते हैं, जिससे वर्क टाइमली भी कंप्लीट होता है एंड क्वालिटी भी आती है. सो दैट इज़ वाई ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में सेटिस्फैक्ट्री वर्क आता है. थर्ड इज़ नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, या जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है या जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिसीज़न ले सके, तो ऐसे में तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत ही अच्छा है. बट ऑफ कोर्स देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन. दिस स्टाइल डू नॉट बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, बिकॉज जो ऐसा एनवायरनमेंट है बहुत ही कम वर्कर होते हैं जो पसंद करते हैं. इवन नो वन लाइक दैट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो इससे मोटिवेट नहीं होते एम्प्लॉयज़. सेकेंड इज़ एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज़, because in this style employees are not given any kind of participation, they are turned into machines. जो उन्हें कहा जाता है उन्हें वैसा करना पड़ता है. मैनेजर make the employees do as he wish. so that is why employees को ऐसा leadership style पसंद नहीं आता, वो ऐसे leadership style का विरोध करते हैं. थर्ड इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, क्योंकि सारी अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में है तो यहाँ पार्शियलिटी हो सकती है. ही कैन गिव लेस वर्क टू द वन हु आर हिज फेवरेट और हु फ्लैटर्स हिम, और या फिर ऐसा हो सकता है जिससे उसको खुंदक हो या गुस्सा आता हो, उसको ज़्यादा काम दे दे. सो इट इज़ पॉसिबल. तो ये मेथड कहाँ सूटेबल रहता है? जहाँ पर लीडर को हायर नॉलेज हो, जहाँ डिसीज़न मेकिंग बहुत ही क्विक हो, क्विक लेनी हो, जहाँ सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ अनएजुकेटेड या अनएक्सपीरियंस्ड हो, तो वहाँ ये मेथड सूटेबल रहता है. सेकेंड टाइप ऑफ स्टाइल इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल. यहाँ पर जो लीडर है पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चलता है, वो उनकी भी बात को सुनता है एंड देन ही टेक हिज डिसीजन. यहाँ मैनेजर अकेला अपने आप डिसीजन नहीं लेता, ही कंसल्ट विद हिज एम्प्लॉयज़. ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड होता है. इट मीन्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ को भी ट्रांसफ़र की जाती है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? First is cooperative relationship. The chief characteristic of this style is the existence of cooperative relationship among the manager and the employees. Participation in the management decision give the employees a feeling of self-respect, as a result of which the employees are always ready to be cooperative in every way. यहाँ पर सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. As you can see on the right side, जो मिड में लीडर है एंड ABCD एम्प्लॉयज़ है, every employee can consult leader, and in this way इवन लाइक ए जो है वो बी से भी कांटेक्ट कर सकता है, डी से भी कांटेक्ट कर सकता है. सिमिलरली सी जो है बी से भी कांटेक्ट कर सकता है, डी से भी कांटेक्ट कर सकता है एंड ऑब्वियसली एल से भी कांटेक्ट कर सकता है. तो इस तरीके से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ इनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि कौन किसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है. सेकेंड इज़ बिलीव इन एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयर बिलीव्स हिज एम्प्लॉयज़ आर ready to work, they want to work, so that is why
दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये फेथ होना ज़रूरी होता है इस स्टाइल में। थर्ड इज़ ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ टू वे, लाइक लीडर भी अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करते हैं एंड देन एम्प्लॉयज़ भी लीडर को कम्युनिकेट करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर जो डबल साइन एरो है, इट मीन्स लीडर भी एम्प्लॉय से बात करता है एंड एम्प्लॉय भी लीडर से बात करता है। Advantages of democratic leadership style are high morale. Under this style, the enthusiasm of the manager and the employees is sky high. Both consider each other their well-wisher. It means इनके बीच में जो enthusiasm होता है और जो trust होता है वो बहुत ही high level का होता है। Second is creation of more efficiency and productivity, because employees भी participate करते हैं। Employees are the one who actually do the work. So उन्हें पता होता है कि वट इज़ राइट एंड नोट वट इज़ रॉन्ग, तो वो अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से उनका काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है। थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, बिकॉज इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो मैनेजर के पास भी टाइम बच जाता है, उसका वर्कलोड भी कम हो जाता है और इस तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो ही मैनेजर के पास रह जाते हैं। There are some disadvantages as well, like requirement of educated subordinate. आप ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल का यूज़ तभी कर सकते हो अगर आपकी सबॉर्डिनेट एजुकेटेड है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है देन इस स्टाइल का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ डिले इन डिसीजन, बिकॉज सबॉर्डिनेट का भी राय ली जाती है, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है तो डिसीजन डिले होते हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। समटाइम द मैनेजर ट्राई टू वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो समझता है कि मैंने जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे हैंड ओवर कर दिया सबॉर्डिनेट को तो मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल अपने आप को नहीं मानता है। सो ये मेथड कहाँ यूज़फुल रहेगा? जहाँ पर ग्रुप मेंबर स्किल्ड हैं और जहाँ पर वो नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। डिसीज़न मेकिंग के लिए टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जहाँ लीडर चाहता है डिसीज़न मेकिंग में सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व किया जाए एंड जहाँ रोल्स बिल्कुल क्लियर हो, पता हो कि हु इज़ सुपीरियर, हु आर सबॉर्डिनेट, नॉट ओनली दिस बट कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी है, ये बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पर ये अप्लाई किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।